अपराध और अपराधियों से आपको महफूज रखने के लिए द वांटेड पर हम नित नई असली और सच्ची कहानियों के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं ताकि आप उसका रेफरेंस लेकर खुद को बचा सकें। दोस्तों, मौजूदा वक्त में डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन धोखेबाजी या साइबर क्राइम, ये तमाम चीजें इतनी ज्यादा बढ़ती हुई जा रही हैं कि हर तीसरा शख्स कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होता हुआ दिख रहा है। डिजिटल अरेस्ट ऑनलाइन धोखाधड़ी का एक नया तरीका है। दरअसल कुछ लोग खुद को पुलिस या सरकारी कर्मचारी बताकर लोगों को डराने की कोशिश करते हैं। दरअसल ये ठग वीडियो कॉल के जरिए हर समय व्यक्ति की हरकतों पर नजर रखते हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप कहां जा रहे हैं, आप किन किन लोगों से बात कर रहे हैं। एक तरीके से वीडियो कॉल की मदद से ये ठग व्यक्ति को घर में ही नजरबंद कर देते हैं। ये ठग पुलिस गिरफ्तारी का डर दिखाते हैं और इस गिरफ्तारी से बचने के लिए लोग इनकी बात मान लेते हैं। इसके बाद ये ठग धीरे धीरे जांच का डर दिखाकर लोगों से पैसे ट्रांसफर करने को मजबूर करते हैं। असल में कभी डिजिटल अरेस्ट तो कभी निवेश और जॉब के नाम पर यह सारी की सारी ठगी चलती है। आए दिन आप सुनते होंगे अपने जानने वालों के या आसपास या टीवी और अखबारों के जरिए कि किस तौर पर यह अपराध बढ़ता जा रहा है। हजारों लोग इन जालसाजों की बातों में आकर अपनी मेहनत की कमाई एक झटके में गंवा देते हैं। दरअसल ये जालसाजी और लूटने की आधुनिकतम प्रौद्योगिकी है। यह अपराधी पढ़े लिखे इंजीनियर नहीं बल्कि बेहद औसत किस्म के होते हैं, लेकिन वो साइबर अपराध के पक्के खिलाड़ी होते हैं। हर एक जालसाजी में एक पुलिस वाला होता है जिसकी वर्दी नकली होती है। उसके अलावा सीबीआई, ईडी, कस्टम, नारकोटिक्स, कभी कभार रिजर्व बैंक और ऐसे प्रतिनिधि भी अपने आप को बताते हैं। नकली सर्वोच्च अदालत भी दिखा दी जाती है और फर्जी वारंट भी पेश कर दिया जाता है। वर्तमान में भारत की बड़ी आबादी सोशल नेटवर्किंग साइट्स का उपयोग करती है। भारत में सोशल नेटवर्किंग साइट्स के उपयोग के प्रति लोगों में जानकारी का अभाव है। इसके साथ ही अधिकतर सोशल नेटवर्किंग साइट्स के सर्वर विदेश में, जिससे भारत में साइबर अपराध घटित होने की स्थिति में इनकी जड़ तक पहुंच पाना काफी मुश्किल होता है। साइबर सुरक्षा एजेंसी के मुताबिक जब भी ऐसा कोई फोन या ईमेल आए तो ध्यान दें कि सरकारी एजेंसियां कभी भी ऐसे प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं करती हैं। यानी कि साइबर सुरक्षा एजेंसी जो कहती है कि किसी फोन और ईमेल का दरअसल सरकारी एजेंसियां उपयोग नहीं करती हैं। सबसे पहले संबंधित एजेंसी से सीधे संपर्क करके उनकी पहचान सत्यापित करें। घबराएं नहीं, क्योंकि जालसाज लोगों के डर का ही फायदा उठा करके वो लोग ऐसा कर पाते हैं। खुद को शांत रखें, व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से बचें, दबाव में पैसे भेजने से बचें, क्योंकि कानूनी एजेंसियां तुरंत पैसा भेजने के लिए कभी दबाव नहीं डालती हैं। भारत में साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, लेकिन उसकी विशेषज्ञ पुलिस हमारे पास नहीं है। जो सामान्य पुलिस है उसे ही बदल बदल कर साइबर का काम सौंप दिया जाता है। उन्हें जालसाजों की तरह महारत हासिल नहीं है और ना ही वे बदलती प्रौद्योगिकी के जानकार हैं। तो सवाल यह है कि साइबर फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट तरह के अपराधों से हमारी व्यवस्था निपटेगी कैसे? साइबर अपराधी लगातार अपनी प्रौद्योगिकी और कार्यशैली बदलते रहते हैं, लिहाजा उन्हें दबोचना वाकई एक गंभीर चुनौती है। साइबर अपराधी व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाते हैं। उस ग्रुप में गिरोह के कुछ लोग शामिल पहले से होते हैं। ग्रुप के लोगों को जोड़ने के बाद उन्हें पार्ट टाइम जॉब, फोन से काम, रुपए कमाए, अर्न एट होम जैसे ऑफर देते हैं, जैसा कि आप लोग अक्सर देखते हैं। उसके बाद गिरोह के ही लोग उसमें अपनी कमाई के बारे में फर्जी बातें बताते हैं। उनके द्वारा बैंक खातों का कुछ स्क्रीनशॉट भी डाला जाता है, जिसे देख करके लोग साइबर अपराधी के झांसे में आकर अपना रुपया गंवाते हैं। दरअसल कुछ पीड़ितों ने बताया कि 2-3 दिन बाद ग्रुप से हटने के बाद भी कई बार दूसरे नाम से ग्रुप में जोड़ दिया जाता है। साइबर गिरोह में शामिल महिलाएं मैसेंजर के माध्यम से फेसबुक पर लिंक भेज करके अश्लील चैट करना शुरू कर देती हैं। फिर वीडियो कॉल पर अश्लील चैट करना शुरू करके उसका स्क्रीनशॉट, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके लोगों को फंसाती हैं। उसके बाद ठग पीड़ित से रुपए की मांग करते हैं। ऐसे में लोग अपनी इज्जत बचाने को लेकर के ठगी का शिकार हो जाते हैं।
अब आपको यहां पर बताता हूं कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी की एक रिपोर्ट में पिछले वित्तीय वर्ष के आंकड़ों की तुलना में दिसंबर 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान भारत में साइबर अपराध के तहत जो मामले हैं उसमें करीब 12% तक इजाफा हुआ। इन घटनाओं में फिशिंग हमले और इस तरीके से डेटा उल्लंघन, रैंसमवेयर संक्रमण, वित्तीय धोखाधड़ी, ऐसी बहुत सारी चीजें शामिल हैं। इनसे डिजिटल भुगतान के अलावा ऑनलाइन बैंकिंग और ई कॉमर्स के व्यापक उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है, जो हैकर्स या साइबर अपराधियों के लिए एकदम सही स्थिति प्रदान करता है, जिसका लाभ महामारी के बाद की अवधि में उठाया जा सकता है। पीएम मोदी ने भी अपने एक संबोधन में साइबर क्राइम पर चिंता जाहिर करते हुए लोगों को स्पष्ट कहा कि सीबीआई, ईडी, कस्टम, पुलिस और सरकारी एजेंसियां फोन पर गिरफ्तारी की धमकी नहीं देती हैं, ना ही ये उनकी कार्यप्रणाली है। अगर कोई अपराध हुआ है तो उसकी जांच करने और दंड देने की जो कार्यप्रणालियां हैं वो तय करती हैं। दरअसल देश का आम आदमी इन सरकारी एजेंसियों की प्रक्रिया नहीं जानता, उनसे खौफ खाता है, लिहाजा उस आड़ में जालसाज उनको लूटते रहते हैं। इसलिए हम आपसे कहेंगे, जैसा कि हमारी एजेंसियां बताती हैं, प्रधानमंत्री ने खुद जिक्र किया अपने संबोधन में कि कभी भी ईमेल या फोन के माध्यम से कोई भी सरकारी एजेंसी या पुलिस, यहाँ तक कि ईडी, सीबीआई या कोई भी एजेंसी आपको ऐसे संपर्क नहीं करती है, आपसे पैसे नहीं मांगती है, आपको गिरफ्तारी की धमकी नहीं देती है। इसकी एक पूरी प्रक्रिया है। जब भी आप किसी इस तरीके की चीज़ों से आपको खतरा लगे तो आप क्रॉस चेक करें, वेरीफाई करें कि फ़ोन कहाँ से आया है। उस ईमेल को देखें और इसको वेरीफाई कराएं कि ईमेल कहाँ से आया है, और उसके बाद में तमाम चीज़ों पर ध्यान दें। हड़बड़ाएं नहीं, जल्दबाजी नहीं करें, किसी को ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र ना करें, ताकि आप खुद को बचाए रखें।